आपके साथ पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। साल 2019 में आम चुनाव को लेकर सियासी दल बिसात बिछाने में जुटे हैं। सियासी पार्टियां सत्ता पर काबिज होने की जोर आजमाइश में लगी हुई है, लेकिन बिना युवा वोटर को साथ लिए सत्ता की सीढ़ी चढ़ना किसी भी पार्टी के लिए नामुमकिन ही है। वजह यह है कि हर पार्टी की नजर सबसे ज्यादा युवा वोटर पर ही है। साल 2019 में एक बार फिर से हमारे देश के इन्हीं युवाओं की अहम भूमिका होने वाली है। राजनीति में भी युवाओं को मौका देने की बात तो तमाम सियासी दल के नेता कहते हैं, लेकिन क्या युवाओं को मौका मिल पाता है? हमारे देश के नौजवान अपनी आंखों में एक नए भारत का सपना देख रहे हैं। इन युवाओं के सामने बेहतर शिक्षा, रोजगार, देश के विकास को लेकर मन में तमाम उम्मीदें और सपने पलते हैं। क्या 2019 में आने वाली सरकार इन युवाओं के भरोसे पर खरा उतर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। देश में आज चर्चा पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुई सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 यानी एयर स्ट्राइक की है, और ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं और इन्हीं सवालों को हम यंगिस्तान के जरिए टटोलने की कोशिश करेंगे। आज हम अजमेर के महाराणा प्रताप कॉलेज से यंग इंडिया की आवाज आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अजमेर लोकसभा क्षेत्र पर एक रिपोर्ट। देश में 2019 के आम चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने अभी से ही चुनावी रणनीति को लेकर सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। नेता एक बार फिर से सियासी मुद्दों को हवा देकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। सियासी दलों की इस बार सबसे ज्यादा नजर युवा वोटरों पर ही है, क्योंकि किसी भी देश के विकास का दारोमदार युवाओं के कंधों पर ही होता है। चुनावी साल में युवाओं की सियासी नब्ज टटोलने आज यंग इंडिया की टीम अजमेर के पृथ्वीराज चौहान कॉलेज कैंपस में पहुंची। अजमेर ने पिछले 5 साल में 2 सांसद देखे, लेकिन फिर भी वर्तमान में अजमेर सांसद विधायक बन गए हैं, जिससे ये सीट फिर से खाली हो गई है। 2014 के चुनाव में यहां से बीजेपी के सांवरलाल जाट ने सचिन पायलट को हराया था, लेकिन सांवरलाल जाट के निधन के बाद हुए उपचुनाव में यहां कांग्रेस को कामयाबी मिली और रघु शर्मा यहां से सांसद बने। लेकिन सांसद बनने के ठीक 10 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में रघु शर्मा केकड़ी से विधायक बने और राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बने। कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट 2009 में यहां से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में इस बार यहां से कांग्रेस को जीत दिलाना सीएम गहलोत के साथ साथ डिप्टी सीएम पायलट और रघु शर्मा के लिए बेहद जरूरी है। तो वहीं मिशन 25 पर निकली बीजेपी के लिए भी यहां जीतना बेहद जरूरी हो गया है। आज यंग इंडिया की टीम यहाँ के युवाओं की नब्ज टटोलेगी। युवाओं से हमारी टीम 5 सवालों के जवाब मांगेगी। सवाल ये कि युवा 2019 में कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार से युवाओं की क्या उम्मीदें हैं? युवाओं के सपनों का भारत कैसा होना चाहिए? अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो क्या करेंगे? और आप अपने सांसद के कार्यकाल से कितना संतुष्ट हैं? इन सवालों के जवाब लेने के लिए आपको लिए चलते हैं अजमेर के पृथ्वीराज चौहान कॉलेज कैंपस में यंग इंडिया की टीम के पास। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाल सखा चंद्रवरदाई की ये पंक्तियां सदियों तक देश की राजनीति को दिशा देती रही है। और आज हम मौजूद हैं अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में, और ये कार्यक्रम है यंग इंडिया और मैं आपके साथ मनवीर सिंह। आज हम चर्चा करेंगे अजमेर के उस युवाओं से कि आने वाले 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिर ये देश की राजनीति को किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं। चर्चा के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे और उन मुद्दों पर इन युवाओं की राय को जानना बेहद जरूरी है। देश का युवा 2019 में कैसी सरकार चाहता है? इस सवाल के साथ हम चलते हैं इन युवाओं के पास। कैसी सरकार 2019 में इस देश के लिए? हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त करे और किसानों की फसल के लिए उचित मूल्य दे, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% जो वो पॉपुलेशन है वो कृषि प्रधान है, इसलिए जो किसानों की उचित मूल्य उनकी फसल का नहीं मिलता वो मिलना चाहिए। और सभी छात्रों को जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उनको उचित अवसर प्राप्त होने चाहिए रोजगार के लिए।
2019 में ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें युवाओं को रोजगार मिले। भारत में सबसे ज्यादा युवा अभी जो युवा है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और कृषि के क्षेत्र में उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उचित मूल्य मिलना चाहिए और देश के अंदर विकास होना चाहिए बहुत ज्यादा। 2019 के लिए कैसी सरकार? 2019 के लिए स्थिर सरकार चाहिए जो पूर्ण बहुमत वाली, जो ऐसे कड़े फैसले जो आज देश के सामने समस्याएं खड़ी है, जम्मू कश्मीर आतंकी हमले हो चाहे किसी भी प्रकार के दिया, तो उन ऐसे मामलों में कड़े फैसले लेकर अगर बहुमत वाली सरकार होती तो कड़े फैसले ले सकती है। बिल्कुल, सरकार देश में ऐसी होनी चाहिए जो देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए। जो सांप्रदायिक सौहार्द था उससे एक ये भगवा रंग, चिश्ती रंग, ये जो देश में हुआ है ये खत्म होना चाहिए और युवाओं के रोजगार के लिए सृजन सबसे बढ़िया यही है। 2019 के लिए हर वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए रूट लेवल इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जो रूट लेवल तक जा सके, ग्रास रूट लेवल तक जा सके, जो कि हमारी सबसे ज्यादा कमी रही है कि ऊपर से पॉलिसीज आती है और नीचे तक रूट लेवल उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। तो इसके लिए युवा, चाहे युवा हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे औरतों का हो, हर वर्ग में अपलिफ्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसी सरकार हो जो सब वर्गों के बारे में सोचे और उनके भविष्य के लिए काम करे। सांप्रदायिक दंगे पिछले सरकारों में ज्यादा हुए हैं, जो कि न कि अब जो सरकार है उन्होंने, क्योंकि जो 1984 के दंगे हुए थे इंदिरा गांधी के समय पे हुए थे और जो भारत बंटवारा हुआ है वो नेहरू जी के समय था। अगर वो बंटवारा ही नहीं होता तो आज शायद हमारे पुलवामा के आतंकी जो हमला हुआ वो होता ही नहीं। हमें हमारे देश के अंदर एक मजबूत सरकार चाहिए जो इस देश के अंदर अच्छे चला सके देश को और रोजगार दे सके युवाओं को, किसानों के बारे में सोचे। कुल मिलाकर के एक ऐसी सरकार जो इस देश को आगे बढ़ा सके। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास में ये आ जाता है कि आखिर हमारी सरकार से उम्मीदें क्या हैं? क्या उम्मीदें आने वाली सरकार से? यही उम्मीद रखना चाहते हैं, जैसे आज के इसी टाइम के अंदर जो जब सबसे ज्यादा पिछड़े हैं तो वो किसान वर्ग एक तरह से पिछड़ा है और जो सेना को नहीं मिल रहा है वो सेना को ऐसी छूट दी जाए कि जो आतंकी हमले होते हैं उनके बाद हम दुख जताते हैं वो करते हैं, लेकिन इन्हीं दुख को छोड़ के हमें यही करना चाहिए कि जो आगे होने वाले हमले होते हैं उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए। किसान वर्ग को उचित मूल्य जो फसल का होता है उसको वो देना चाहिए, उसको हर सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। आज पिछड़ा तो ज्यादा से ज्यादा किसान हो रखे हैं। ऐसी सरकार से उम्मीद है कि जो शिक्षा को बढ़ावा दे, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारे और हमारे जो सैनिक बल है उनको भी थोड़ा सुधारे ताकि हम पे कोई अटैक हो तो हम उसका जवाब दे सकें। जो ये देश में भ्रष्टाचार जो चल रहा है, जो कागजों में जो कार्रवाई हो जाती है, हम चाहते हैं कि उसको प्रत्यक्ष रूप से हर एक गरीब को जो सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है वो उनको प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाए, ना कि कागजी कार्रवाई के तौर पर। सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि पहले तो जो भी बेरोजगार युवा है उनको रोजगार दिया जाए और किसानों का जो भी आमदनी है वो बढ़ाई जाए किसानों के लिए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आ जाता है कि आखिर सपनों का भारत होना कैसा चाहिए। तो आखिर सपनों का भारत कैसा हो, इस सवाल के साथ फिर इन युवाओं के पास कैसा होना चाहिए सपनों का भारत? हमारे सपनों का भारत एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत, धर्मनिरपेक्ष भारत और जो हमारे अन्नदाता है देश के, जो कि 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, अन्नदाताओं को पर्याप्त उपज का मूल्य मिले। सपनों का भारत, जिस भारत में ना कोई जातिवाद हो, ना कोई सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और इस देश में ना कोई एक भी जो युवा है, जो शिक्षित युवा है, वो कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत रहना चाहिए और इस भारत में विश्व पटल पे जो भारत का नाम रहना चाहिए। हम तो एक ही चीज चाहते हैं, हमारी वापस 2019 में सरकार आए लोकसभा में, वो केवल मोदी सरकार आए जो देश हित के लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हमारी यही उम्मीद है कि वापस 2000 में जब लोकसभा चुनाव हो, जब भाजपा सरकार बहुमत से आए, वो देश हित में जिस प्रकार भी काम कर रही है उसी प्रकार काम करे। जो भारत देश जिस प्रकार सपनों का देश बन रहा है वैसे निरंतर बनता रहेगा और भारत और उन्नति में बढ़ता रहेगा। सपनों का भारत आतंकवाद मुक्त हो, जातिवाद मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो और ये जो सरकार निरंतर कार्य कर रही है इससे ये लगता है कि विश्व पटल पर भारत जल्द से जल्द अग्रसर होगा और ये काम हो भी रहा है और हमारा भारत जल्द से जल्द विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करे। यही हम चाहते हैं कि हमारे सपनों का भारत ऐसा हो। युवा सबसे ज्यादा सपने देखते हैं और जाहिर तौर पर इनके सपनों के भारत के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। कैसा सोचते हैं सपनों का भारत कैसा? क्या चाहते हैं कि देश ऐसा हो जाएगा तो वो सबसे प्यारा होगा?
तो सबसे पहले आज के वक्त में जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो सांप्रदायिक सौहार्द की, जो आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में एक दूसरे के प्रति हीन भावना, द्वेष भावना जो बढ़ती जा रही है, सबसे पहले ये खत्म हो। जो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें ये सारी चीजें रोकनी चाहिए, सांप्रदायिकता फैलाने वाली चीजें रोकनी चाहिए। हम सपनों का भारत ऐसा चाहते हैं जिसमें ना कोई भ्रष्टाचार हो, ना जातिवाद हो, ना जातिवाद के नाम पे इस देश में लड़े, और मजदूरों को, किसानों को, युवाओं को हर एक सुविधा मिले जो आज अमीरों को मिलती है। हम सपनों का भारत ऐसा चाहते हैं जिसमें ना कोई आतंकवाद हो, ना कोई किसी जाति विशेष के कारण आपस में लड़े। चलिए, एक बड़ा सवाल लेकर के एक बार फिर मैं आप सबके बीच में आता हूँ। सपनों की बात करते हैं, उम्मीदों की बात करते हैं, लेकिन एक सवाल जब मैं आपसे करता हूँ कि अगर आप ही को ये जिम्मेदारी दी जाए कि आप अपने सपनों का भारत बनाएं, यानी कि अगर आपको एक दिन का पीएम बनाया जाता है तो आप क्या वो काम है जो करना चाहेंगे? ये बड़ा सवाल है कि अगर आपको एक दिन का पीएम बनाया जाता है तो आखिर आप क्या करना चाहेंगे? शुरुआत आपसे करते हैं। हमें एक दिन का पीएम बनाया चाहिए तो हम भ्रष्टाचार, आतंकवाद मुक्त, बेरोजगारी हटाएंगे और किसान लोगों को, किसानों को, इस अपने भारत देश में किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देंगे और सबसे पहले तो आतंकवाद का सफाया करेंगे। अगर आपको एक दिन का पीएम बनाया जाता है, क्या करना चाहेंगे? अगर मुझे एक दिन का पीएम बनाया जाता है तो मैं बेरोजगार मुक्त, आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का प्रयास करूंगा और किसानों को समर्थन मूल्य अधिक से अधिक देने का प्रयास करूंगा। क्या सोचते हैं, अगर एक दिन का पीएम आपको बना दिया जाए तो क्या करेंगे? अगर मेरे को एक दिन का पीएम बनाया जाए तो ये भारत में जो भ्रष्टाचार है, ये सब भेदभाव, सब जाति धर्मों को साथ लेके चलूंगा और अधिक से अधिक मतलब जो कृषि क्षेत्र में ना नई से नई तकनीकों का उपयोग करूंगा। नायक फिल्म में एक दिन का मुख्यमंत्री देखा था, एक दिन का प्रधानमंत्री आपको बनाया जाता है, क्या करेंगे? जी, मैं हमारे अपने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं हूँ। वो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन जो भी छोटी मोटी चीजें बाकी रही है, जैसे हमारे किसानों के पास जो सुविधा नहीं पहुंच पाती है, मैं तो हमारे जो किसानों को जो सुविधाएं उनको पूरी देने की वो करना चाहता हूँ। सेनाओं में जो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, उन सेनाओं के बीच में जाके वो सेनाओं को सुविधाएं दी जाए। आतंकवाद को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए। ऐसे उनके बीच में जो छोटी छोटी बातें रह चुकी हैं उन्हें जानकर उनको बढ़ाया जाए। चलिए, और भी युवा हमारे साथ में है, उनसे भी जान लेते हैं। एक दिन का पीएम यदि आपको बनाया जाता है तो क्या करना चाहेंगे? मैं धारा 370 हटा दूंगा, 370, और कश्मीर मुद्दे पे अहम कड़े सुरक्षा के कानून बनाऊंगा वहाँ पे, और कश्मीरियों जो पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ कठोर कानून बनाऊंगा, और देश की जो सेना है उसको फुल छुट्टी दूंगा कि पाकिस्तान की। क्या करना चाहेंगे अगर एक दिन का पीएम आपको बनाया जाता है? अगर मुझे ये मौका मिलता है कि मैं इस देश का एक दिन का पीएम बनूं, तो मैं इस देश में व्याप्त आतंकवाद, जो पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश हैं, इसमें जितने भी ऐसे आतंकवादी संगठन हैं, ISIS के जितने भी संगठन हैं, उन पर कठोर कार्रवाई करके इसको, आतंकवाद को अपने भारत से हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास करूंगा। देश की राजनीति की अगर बात होती है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके सांसद का कामकाज कैसा रहा। अजमेर की अगर हम बात करते हैं, बीते 5 साल में हमने 2 सांसद देखे हैं। पहले सावरलाल जाट, जिनके असामयिक निधन के बाद एक बार उपचुनाव हुए और उसके बाद में कांग्रेस के रघु शर्मा यहाँ से सांसद निर्वाचित हुए। तो जाहिर तौर पर जब हम सांसद के कार्यकाल की बात करते हैं तो दोनों सांसदों के कार्यकाल की हम यहाँ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सांसद का कार्यकाल कैसा रहा। आपसे शुरुआत। जी, अजमेर क्षेत्र में 4 साल तक जी श्री सावरलाल जाट सांसद रहे। वो एक जाति विशेष के नेता के रूप में काम किया है और उन्होंने कोई काम नहीं किया अजमेर क्षेत्र में। विकास उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब अजमेर में रघु शर्मा उपचुनाव में जीत के आए तो एक विकास की अलग जाग चुकी थी अजमेर में, और अजमेर में चाहे उन्होंने प्रयास, उनका समय बहुत कम था, उन्होंने प्रयास बहुत किए काम करने के। रघु शर्मा जी जैसे स्वर्गीय सावरलाल जी जाट साहब के देहांत के बाद रघु शर्मा जी उपचुनाव में यहाँ के सांसद जीते हैं। उसके बाद रघु शर्मा जी ने अजमेर लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे संसद में उठाए, जैसे पुष्कर सरोवर की सफाई का मुद्दा हो, चाहे रेलवे का मुद्दा हो, चाहे बीसलपुर बांध के जल को अजमेर लाने का मुद्दा हो। की अगर कार्यकाल की समीक्षा करें तो स्वर्गीय सावरलाल जी जाट का कार्यकाल बेहद बढ़िया था। सभी जो धर्मों में और जातियों में सौहार्द का भाव था और एक और
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यंग इंडिया का सफर लगातार जारी है और इस समय हम मौजूद हैं अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में। अब जिन मुद्दों के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दे ऐसे हैं जिनमें युवाओं की राय बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये तमाम मुद्दे आज के परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए हैं, ये तमाम मुद्दे आज की राजनीति से जुड़े हुए हैं और इन मुद्दों पर चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर किसी भी तरह की कर्ज माफी कितनी जायज है? कर्ज माफी आज के अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी जो कर्ज माफी वो जायज नहीं, क्योंकि जो लंबे समय से किसानों को एक मजबूत स्थिति चाहिए, न कि एक वैकल्पिक रूप से आप हर बार किसानों की स्थिति जैसे ही थोड़े खराब होती है आप उन्हें कुछ पैसा देके उनको चुप करा देते और वोट ले लेते, जबकि उनकी जो लगातार स्थिति खराब करने का जो करते आ रही है पिछली सरकारें, जो लगातार से इनको दुर्दशा का शिकार करते आई हुई है, आज वो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा उनके वोट बटोरना चाह रही है, जो बिल्कुल जायज है। कर्ज माफी विकल्प नहीं है। कर्ज माफी से आप स्थायी रूप से किसानों को खुश कर सकते हो, केवल उनका कल्याण नहीं कर सकते। यदि हम जितना फंड कर्ज माफी से सरकार किसी गांव को देती है, उस गांव से यदि कृषि आधारित उद्योग लगाए जाए तो कम से कम 100-200 साल तक किसानों की गरीबी को दूर कर सकते हैं और उनके लिए उत्पादन तैयार कर सकते हैं, उनको उत्पादन से एक विक्रेता बना सकते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि कर्ज माफी से जितना भी फंड होता है उससे गांव-गांव ढाणी फैक्ट्रियां लगाए, छोटी लगे, लेकिन उनके लिए स्थायी बंदोबस्त हो। कर्ज माफी बिल्कुल जायज है, क्योंकि आप सबने देखा है गत दिनों जो किसानों ने आत्महत्या की थी वो सिर्फ कर्जा नहीं चुकाने के कारण की थी। आज इस देश में, इस राज्य में जो गहलोत सरकार ने फैसला लिया है कि सभी किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की है, ये मैं इस फैसले का पुरजोर सपोर्ट करता हूं। सर, कर्ज माफी पूर्ण रूपेण एक अस्थायी कदम है। मैं विपक्षी प्रतिद्वंदी से सर्वप्रथम एक क्वेश्चन पूछ दूंगे, क्या कर्ज माफी आज पहला बिंदु है? आज से पहले लगातार गिरी सरकार में भी कर्ज माफी करने की बात हुई थी, तत्कालीन समय के बाद 1978 में भी कर्ज माफी की बात हुई थी और आज फिर 2019 के टाइम में तुम्हें कर्ज माफी दिख रही है। अगर ये स्थायी समाधान होता तो क्यों आज किसान आत्महत्या नहीं करते? किसान, अगर तुम्हें हत्या केवल कर्ज माफी है तो फिर आज क्यों हत्याएं हो रही है? 1978 में खत्म हो जानी चाहिए थी। किसान क्यों हत्याएं कर रहे हैं? उससे पहले भी कर्ज माफी करवाई थी सरकार ने, नहीं हो रही थी ना। लेकिन मुझे आज बोल कर्ज माफी, यकीनन मैं मेरे सरकार के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बोल सकता हूं कि आप कर्ज माफी कर दीजिए, लेकिन उससे पहले विपक्षी प्रतिद्वंदी जो सबसे पहले बोलते हैं ना कर्ज माफी होनी चाहिए, मैं उनसे मेरा यक्ष पर्सन ये है मान्यवर कि ये मुझे पहले गारंटी दें कि आने वाले भारत में शताब्दियों में कर्ज माफी का 1% कभी नहीं उठेगा। कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि कर्ज माफी की अगर हम बात करते हैं तो कर्ज माफी केवल एक चुनावी मुद्दा है, ऐसा सोचने को लोग मजबूर हैं। क्या लगता है, कर्ज माफी केवल चुनावी मुद्दा या जायज? कर्ज माफी बहुत जायज और बहुत ठोस कदम है किसानों के हित के लिए। आरक्षण को लेकर के देश का युवा क्या सोचता है, इस सवाल के साथ एक बार फिर चलते हैं। क्या सोचते हैं आरक्षण को लेकर के, क्योंकि आरक्षण शायद आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा। सर, आरक्षण के बारे में मैं सोचता हूं कि आरक्षण कोई जाति स्तर नहीं होके मतलब आर्थिक स्तर पर हो। मतलब जो भी आर्थिक स्तर पर जो गरीब हैं, जिनकी स्थिति खराब है, तो आर्थिक स्तर पर आप आरक्षण को, ये जो जातिवाद है जैसे एसटी मतलब एसी हुआ, एसटी हुआ, उसके अंदर भी कुछ सक्षम लोग हैं। आरक्षण को लेकर के मेरा एक ही कहना है कि आरक्षण एक वो बीमारी है जो देश को कभी बढ़ने नहीं दे रही। आप कहते हैं कि जातिगत आधार पर हो, इस पर आधार पर, मैं तो कहता हूँ केवल शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण हो तो ही बेहतर है। अगर हम इसको नौकरी से जोड़ देते हैं तो अयोग्य लोगों को योग्य पद पर बैठा देते हैं। आरक्षण आर्थिक स्तर पे होना चाहिए, न कि कास्ट के हिसाब से, क्योंकि जो लोग गरीब नहीं है उन लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है उनकी नौकरियों के लिए। वो लोग वैसे भी इतनी पढ़ाई तो कर नहीं पाते कि उन्हें उस लेवल पे गवर्नमेंट जॉब के जो आजकल कोचिंग सेंटर चल रहे हैं बहुत हाई लेवल की फीस के, वो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। आरक्षण तो होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो गरीब है उनको तो ऊपर लाना ही है, और जो ज्यादा है जिनको मतलब जो ऊपर ही है उनको आरक्षण मिल रहा है तो उनको नहीं मिलना चाहिए। ये चीज हम कहना चाहते हैं आज के दौर में, क्योंकि हम जिन युवाओं की बात कर रहे हैं वो एक शैक्षिक परिसर में है और ऐसी स्थिति में ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है? क्या ये बदलाव ये युवा महसूस करता है? क्या लगता है देश में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव? शिक्षा व्यवस्था में आज शिक्षा व्यवस्था जिस तरीके से देखते हुए कि आज शिक्षा में जो बदलाव की बहुत जरूरत है। 70 सालों से हमें मेकाले पद्धति से जो शिक्षा दी जा रही है आज पूर्ण रूप से सक्षम हो गई है रोजगार, युवाओं को रोजगार दिलाने में। आज जो शिक्षा हमें पढ़ाई जा रही है वो हमें रोजगार नहीं दिला पा रही।
तो आज ऐसी शिक्षा का करना चाहिए जिससे हमें युवाओं को जैसे ही अपने कॉलेज कंप्लीट करे रोजगार की तरफ, स्किल डेवलपमेंट की कोर्स की तरफ चले। और अभी जो वर्तमान सरकार ने इसके लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स और विभिन्न प्रयास किए हैं, ये वास्तव में काबिले तारीफ है, जो युवाओं को रोजगार की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। हाँ, बदलाव तो होना चाहिए। जैसे पिछले 70 सालों में बदलाव नहीं हुआ, जो अभी कुछ हुआ है। जैसे माननीय मोदी जी ने डिजिटल इंडिया स्टार्ट कर दिया, जिससे अपने ये फर्क पड़ता है कि लोगों का एजुकेशन बढ़ता है। उसे पता चलता है कि लोग जागरूक तो हो रहे हैं, वो पूरे विश्व में अपने एक अलग पहचान बनाने के लिए मतलब अपने नए कदम उठा रहे हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था में अभी बदलाव हो रहा है, जैसे पिछले 70 सालों से नहीं हुआ है। अभी जैसे डिजिटल हो रहा है, जैसे कंप्यूटर पे पढ़ाई हो रही है जो पहले नहीं होती थी, अभी भी नेट से हो रही है। स्किल इंडिया पे ध्यान दिया जा रहा है जो पिछली सरकार में नहीं दिया जा रहा था। आरक्षण की वजह से जो पहले टीचर सिलेक्ट हुए उनको कुछ पता नहीं है, उनकी वजह से उनकी गिरफ्तारी वगैरह सब कुछ हुआ। उसमें तकनीकी शिक्षा को जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी बात है, तकनीकी शिक्षा को जोड़ने के साथ में उसके पहले इंटरेस्ट को देखना चाहिए कि इंटरेस्ट के आधार पर उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरी, अगर हमारे विपक्षी जो शिक्षा की बात करें तो विपक्षियों को मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप शिक्षा में बदलाव की बात कर रहे हैं, शिक्षा में बदलाव की वो मंत्री बात कर रहे हैं जिनको विधानसभा में शपथ पढ़ना नहीं आता। चर्चा लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर के चल रही है और ऐसी स्थिति में लाजमी हो जाता है इस बात को जानना कि आखिर 2019 के इस चुनाव में वो कौन सा मुद्दा होगा जो सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। पुलवामा का मुद्दा जो है सबसे प्रभावी होगा 2019 में, क्योंकि आप अभी सब भी जनता में जो आक्रोश है इस पुलवामा में हमले को देखते हुए, और ये इसके मतलब कि जो जनता है वो शांत नहीं बैठ रही है। पिछली जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी वो जुमलों के पहाड़ पर चढ़कर उन्होंने सरकार बनाई है। उनको जनता ने आशीर्वाद के तौर पर पूर्ण बहुमत दिया है। ना तो उन्होंने धारा 370 हटाई, ना युवाओं को रोजगार दिया। 2019 के अंदर जहाँ तक सरकारी बात की मुद्दा यही रहना चाहिए कि शिक्षा कैसे अपने गाँवों का विकास करे, कैसे किसानों का विकास करे, कैसे अपने देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर हो। 2019 में मुद्दा ये होना चाहिए कि हमारा युवाओं को स्वाभिमान और जोशीला बनाना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें रोजगार और बेरोजगारी भत्ते की जरूरत नहीं है, हमारा स्वाभिमान और हमारा जब देश और सेना सक्षम होगी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, तब युवाओं में जोश और स्वाभिमान जगेगा तो युवा अपना आप काम कर लेगा। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आ जाता है कि क्या हर 5 साल में सरकार को बदल देना परिपाटी ठीक है। ये क्या परिपाटी है कि हर 5 साल में सत्ता का परिवर्तन कर दिया जाए, और क्या यदि ऐसा किया जाता है तो उसका लाभ या नुकसान देश की जनता को भुगतना होता है। क्या लगता है, 5 साल में सरकार बदलना ठीक है? हाँ, सरकार बदलना 5 साल में ठीक है। इससे सबसे ज्यादा जो फायदा मिलता है वो देश की जनता को मिलता है। सरकार को बदलना, अगर सरकार अच्छी है तो उसे बदलना आवश्यक नहीं है, और अगर सरकार कुछ गलत काम करती है तो निश्चित तौर पर उसे बदलना आवश्यक रूप से सही है। हर 5 साल के अंदर सरकार को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम सरकार को मिलना चाहिए। 5 साल तो मुद्दे उठाने में करने में पक्ष विपक्ष के अंदर निकल जाते हैं। 5 साल के अंदर मुद्दे कोई उठाता है, अगला पीएम आता है, वो मुद्दे उनके ऊपर आ जाते हैं, फिर वो राजा बन जाता है उसके अंदर। तो हर साल के अंदर मतलब सरकार को नहीं बदलना चाहिए, थोड़ा मौका मिलना चाहिए। इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार तब बदलनी चाहिए जब सरकार अच्छा कार्य नहीं कर रही है। जैसे वर्तमान में जो सरकार है वो नई नई योजनाएं ला रही है, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, बढ़िया बढ़िया योजनाएं ला रही है, तो अच्छे कार्य हो रहे हैं। ये यंग इंडिया कार्यक्रम में हमारे साथ में थे अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के तमाम युवा, और जिस तरीके से इन युवाओं ने अपनी बात को रखा है ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हम अजमेर के इस कॉलेज की बात करते हैं तो ये वो कॉलेज है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कई बड़े ख्यातनाम नेता यहाँ से दिए हैं। युवाओं की नब्ज को टटोलने का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम फिर किसी नए कॉलेज में, किसी नए महाविद्यालय में, किसी नए शैक्षणिक परिसर में आपसे मुलाकात करेंगे यंग इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से। फिलहाल इतना ही, आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।